मुझे ये बताइए, क्या मैंने आपको माइंड मैप का कॉन्सेप्ट बताया है कि माइंड मैप क्या होता है? माइंड मैप का कॉन्सेप्ट नहीं बताया अभी? नहीं भैया, अभी नहीं बताया। चलो ठीक है। नहीं तो भैया। सबसे पहले माइंड मैप का कॉन्सेप्ट सीख लो कि माइंड मैप होता क्या है, और ये किस तरह से काम करता है और कैसे फायदा करता है। अभी तक जितने भी 3 बैच को पढ़ा चुका हूँ मैं कंटिन्यूटी में। कंटिन्यूटी मतलब रेगुलर एज अ टीचर जो है वो 3 बैच पढ़ चुके हैं मेरे से, और मैंने तीनों ही बैच में ये माइंड मैप का कॉन्सेप्ट दिया है अपना, और मैं इसको इम्पोर्टेंट भी समझता हूँ। उसके पहले वैसे 3 साल से नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, उससे भी पहले से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हाँ 3 साल से रेगुलर एज अ टीचर स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। तो इस कॉन्सेप्ट में होता क्या है, नॉर्मली आपने देखा होगा जब हम बुक पढ़ रहे होते हैं, साइंस की बुक पढ़ रहे होते हैं या फिर कोई सी भी बुक पढ़ रहे होते हैं, तो कुछ जैसे चैप्टर के बीच में कुछ इमेजेस आ जाती हैं, कोई पर्टिकुलर इमेज आ जाती है बुक में पढ़ने के दौरान, तो आपको वो इमेज जो है वो याद रह जाती है। और वो याद तब भी रहती है जब आप एग्जाम लिख रहे होते हो। एग्जाम आप जब लिख रहे होते हो तो आपको याद आ जाता है कि यार ये वाली इमेज बुक के जो 2 चैप्टर होते हैं, 2 पोर्शन होते हैं, वो बुक के इस वाले पोर्शन में यहाँ बनी हुई थी और उसके नीचे डेफिनेशन लिखी हुई थी ब्लॉक में। तो ऐसी कुछ कुछ धुंधली धुंधली सी इमेज बन जाती है दिमाग में, उसी को मैं माइंड मैप का नाम देता हूँ। 10th क्लास तक वो माइंड मैप ऐसा रहता है कि हम जो है वो पूरी की पूरी बुक जो है, पूरी की पूरी बुक जो है वो अपने दिमाग में छाप लेते हैं, है ना। देखो ये चीज आप ऑलरेडी कर रहे होते हो, बहुत सारे बच्चे कर रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ माइंड मैप का कॉन्सेप्ट आपको समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप वो कर तो रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है आप क्या कर रहे हो और कैसे करना है ना। तो ज्यादातर बच्चे ऑलरेडी कर रहे होंगे ये चीज, लेकिन अब मैं जो बता रहा हूँ वो कॉमनली सबके लिए अप्लाई हो जाएगा, कि सब लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो माइंड मैप के कॉन्सेप्ट में हम सबसे पहले करते क्या है, सबसे पहले जो चीज जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि चैप्टर अपने जो बुक है, जैसे साइंस की बुक है, उसमें टोटल चैप्टर कितने हैं। टोटल 16 चैप्टर हैं, उन 16 चैप्टर को याद करने की कोशिश करना है। अब याद कैसे करना है, आप बोलोगे कि भैया पूरे 1 से लेकर 16 तक हम याद कर लेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। सबसे पहले माइंड में ये क्लियर होना चाहिए उसको। हमने साइंस को 3 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। पहले जो आता है वो जनरल साइंस आती है, जिसमें फिजिकल साइंस बोल सकते हो आप उसको, जिसमें परमाणु अणु के जो जिसमें पदार्थ की अवस्था के बारे में बात हो जाती है। उसके बाद एक पोर्शन इसी में केमिकल पोर्शन भी आ जाता है, 10th में डिवाइड होती है वो फर्दर साइंस वैसी। 9th की साइंस जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री और केमिकल केमिस्ट्री, केमिकल साइंस और फिजिकल साइंस दोनों ही साथ में पोर्शन होते हैं, स्टार्टिंग के 4 चैप्टर जो है। उसके बाद आ जाती है बायोलॉजी। बायोलॉजी में कोशिका पढ़ते हैं अपन, और ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। बस बायो केवल 2 ही चैप्टर है, 3 चैप्टर सॉरी, जीव जैव विकास भी उसी में आ जाता है, जीवों का विकास कैसे हुआ। फिर उसके बाद आता है आपका प्योर फिजिक्स, है ना। फिजिकल साइंस जो है वो प्योर प्योर फिजिकल आती है। जो स्टार्टिंग के 4 पोर्शन है उसमें मिक्स है, फिजिकल भी है और केमिकल भी है, दोनों मिक्स करके अप्रोक्सीमेटली केमिकल ज्यादा है, ये बोल सकते हो आप, है ना। केमिस्ट्री से रिलेटेड ज्यादा है, लेकिन बायो के बाद जो आती है फिजिकल साइंस आ जाती है, फिजिकल फिजिक्स पूरी की पूरी फिजिक्स आ जाती है आपकी, है ना। जिसमें आता है मोशन और ग्रेविटेशन और वर्क, ये 3 मेन पोर्शन, और उसके बाद साउंड भी आ जाता है। 4 पोर्शन है जो पूरे के पूरे फिजिक्स पे डिपेंड करते हैं। उन 4 पोर्शन के बाद आ जाती है जनरल साइंस, जिसको हम ईवीएस, पर्यावरण से रिलेटेड साइंस बोल सकते हो आप। तो वो इन 4 पोर्शन में आपकी साइंस जो है वो डिवाइड है। पहला क्या है, जो मिक्स साइंस है, जिसमें केमिस्ट्री ज्यादा है। आप चलो मान के चलो वो केमिस्ट्री है, वो केमिस्ट्री वाली साइंस ज्यादा है। फिर उसके बाद आ जाती है बायो, फिर उसके बाद आ जाती है फिजिक्स, फिर उसके बाद आ जाती है जनरल ईवीएस, इन्वायरमेंट, पर्यावरणीय विज्ञान। सबसे पहले तो दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि हमारी साइंस में ये 4 पोर्शन, इन चारों पोर्शन में हम पढ़ते क्या है। पहले पोर्शन में पढ़ते हैं कि पदार्थ क्या है, पदार्थ की अवस्था क्या है, परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, उनका भार कितना होता है, ये सारी चीजें आती है। फिर उसके बाद आती है बायो में, तो बायो में आती है कोशिका क्या होती है। कोशिका मतलब जीवों का शरीर कैसे बना हुआ है, कोशिका से मिलकर बना हुआ है, तो कोशिका मिलकर ऊतक बनाते हैं, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, बस इसी पे, है ना। तो वो कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है और ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, बस ये 2 ही चैप्टर इन दोनों के बारे में। अगला चैप्टर जो आता है वो जीवों के विकास के बारे में जाता है, वो भी क्या होता है, जीवों का विकास कैसे कैसे हुआ। तो उसके बाद आ जाता है फिजिक्स आ जाती है, जिसमें हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल क्या होता है, मतलब पृथ्वी हमको किसी बल से खींच रही है तो वो बल का मान कितना है ना। यदि हम बात करें किसी कार्य करने की, तो कार्य क्या होता है, कार्य की कार्य को कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। इसी में गति के विषय में आएगा तो उसमें वेलोसिटी पढ़ोगे आप, वेलोसिटी क्या है। मैंने ट्रेन वाला उदाहरण आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था जब क्लास स्टार्ट कर रहा था, तो वो ट्रेन वाले क्वेश्चन इसी में बनेंगे आपको।
त्वरण के बारे में जानकारी ज्ञात करोगे, मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है। अभी आप एक्सीलेटर का नाम लो तो केवल गाड़ी का वो एक्सीलेटर याद आता है आपको, जिसमें अपन रेस देना बोलते हैं जिसको नॉर्मली भाषा में, तो वो एक्सीलेटर याद आता है। लेकिन जब इसमें एक्सीलेटर पढ़ेंगे तो वो आ जाएगा। फिर उसके बाद जनरल साइंस में क्या जाएगा, पर्यावरण से जुड़े हुआ, जो कि अपन अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे माइंड में क्लियर हो जाएंगे कि हमने चैप्टर इन बारे में पढ़ा है, इन टॉपिक के बारे में पढ़ा है, 9th क्लास में हमने ये पोर्शन पे कवर कर रहा है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद आप चैप्टर पे उतरोगे। चैप्टर पे उतरोगे मतलब जैसे आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था मैंने, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या क्या होती है, तो वो पूरा के पूरा चैप्टर आपके दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए। उसका हर एक डायग्राम, यदि आपसे बोला जाए टिंडल प्रभाव, तो टिंडल प्रभाव में आपके सामने तुरंत वाला डायग्राम आ जाना चाहिए जो बुक में बना हुआ है। और उसमें क्या हो रहा है, जंगल का बितान दिखाया हुआ है। जंगल का बितान दिखाया हुआ मतलब जंगलों में जो रोशनी आ रही होती है उसके बारे में बताया हुआ है। तो ये सारी इमेज आपके दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए। मतलब क्या, पूरी की पूरी बुक चैप्टर वाइज आपके दिमाग में रट जाएगी। वो कब रटेगी, जब आप जो है वो 2-3 चीजें करोगे। क्या चीज करोगे, सबसे पहले तो चैप्टर को पढ़ना है खुद से चैप्टर को पढ़ना है। केवल साइंस पे अप्लाई नहीं होगा ये, साइंस के साथ साथ मैथ्स पे तो अप्लाई नहीं हो पाता क्योंकि मैथ्स थोड़ी सी प्रैक्टिस पे बेस्ड रहती है। साइंस के साथ साथ सोशल साइंस और हिंदी के कुछ चैप्टर यानी कि ग्रामर वगैरह पोर्शन पे, उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। आप इंग्लिश पे भी अप्लाई कर सकते हो बहुत सारी चीजों में, है ना। लेकिन साइंस में बहुत ज्यादा अप्लाई होता है ये माइंड मैप। और ये माइंड मैप आपको जब आप 10th क्लास के बाद 11th 12th में जाओगे तो वहां पर और ज्यादा काम आ जाएगा, जहाँ जहाँ पर आपके 3 मेन सब्जेक्ट हो रहे होंगे, है ना। तो वो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है समझने के लिए। कॉल आ रहा है, 2 मिनट में। तो इसका फायदा क्या होता है, 11th 12th में आपके अभी तो केवल साइंस पे अप्लाई हो रहा होता है, लेकिन ये साइंस 11th 12th में जाके मैथ साइंस के कारण से 3 पूरी पूरी मोटी मोटी बुक हो जाती है। तो ये माइंड मैप जो है वो आपको 11th 12th में बहुत हद तक काम कर रहा होता है, बहुत ज्यादा फायदा कर रहा होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं अपन, और 10th में तो बहुत ही ज्यादा। साइंस में यदि आपको, साइंस में भी बाकी सब्जेक्ट पे भी आप देखोगे ना, जब इसको अप्लाई करोगे बहुत हद तक ये फायदा कर रहा होता है। कई फॉर्मूले आपको इसी की वजह से जो है वो याद रह जाते हैं। ये अपन को रिलेट करना सिखाता है। जैसे मैंने बताया ना आपको, आप चीजें रिलेट कर रहे होते हैं। जैसे टिंडर प्रभाव बोला आपने, तो टिंडर प्रभाव आपको तुरंत वो इमेज से रिलेट करेगा कि वो इमेज होती है कुछ कुछ पदार्थ के कण जो है वो, मतलब जंगल में जो है वो लाइट आ रही होती है, वो दिख रही होती है टिंडर प्रभाव से। वहां पर आपको टिंडर प्रभाव याद करने के लिए वो मोटिवेशन मिलेगा। क्या जंगल से लाइट आ रही हो तो उसमें टिंडर प्रभाव क्या है, तब आप उसको पढ़ने की कोशिश करोगे। जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, कुछ कण होते हैं, वो कण क्या कर देते हैं, लाइट के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर लेते हैं। या फिर हो सकता हो आपको माइंड मैप में मेरा जो दिखाया हुआ वीडियो है, वो वीडियो में बीकर में जो है वो कुछ चीज डाल देते हैं वो, और लेजर लाइट डालते हैं, तो आपको दिखाई दे रहा था कि उसका मार्ग दिखाई देने लगता है। स्टार्टिंग में हमने कुछ नहीं डाला था तो मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके अंदर हम दूध वगैरह डाल देते तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है ना। ऐसे धुएं वाला सिस्टम भी है, अगर धुएं में मैं लेजर लाइट चलाता हूँ तो मेरे को लेजर लाइट का मार्ग दिखाई देने लगता है। तो ये इमेज आपको माइंड मैप के अंतर्गत बन जाती है, और फिर ये हमको मोटिवेट करती हैं चीजों को याद करने के लिए। तो माइंड मैप जो है वो मोटिवेशन भी देता है, साथ साथ आपकी मेमोरी शार्प कर देता है, मेमोरी को बनाए रखता है, चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। कई बच्चों के साथ ऐसी दिक्कत आती है, बोले भैया याद तो कर रहे थे, यकीन मानो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ये बात, आपके साथ भी होती होगी। बोले याद तो करते हैं लेकिन याद करने के बाद कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं, या फिर एग्जाम आते आते जो है वो भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हो, क्योंकि आपने उसको रट तो लिया, हो सकता है आपने समझ कर भी रटा, लेकिन उसकी मेमोरी नहीं बनाई। आपका दिमाग जो है वो वही चीजें याद रखता है जो बार बार होती रहती, जो बार बार होती रहती। आप यकीन मानो, आप जो है वो सुबह अगर उठकर, अगर आपको ब्रश करने की आदत है, अगर आप ब्रश नहीं करते हो तो आपका माइंड बार बार आपको जो है वहीं पर ध्यान ले जाएगा कि आज ब्रश नहीं करा, आज ब्रश नहीं करा, बार बार वहीं पर ध्यान ले जाएगा। क्यों, क्योंकि आपकी माइंड में आदत बन गई है वो चीज की। ब्रश करना है, सुबह उठते से जो है वो ब्रश किया जाता है, वो दिमाग में माइंड में आदत बन गई। वही चीज, वही आदत आपको काय काय की बन जाना चाहिए, इन पढ़ाई से जुड़ी हुई चीजों की भी बन जाना चाहिए। उसी को मैं बोलता हूँ माइंड मैप, और आपको बहुत जरूरी है। और कब बनेगा, ज्यादातर तभी बनेगा जब आप बुक पढ़ रहे होगे, है ना। कॉपी में माइंड मैप नहीं बनता है, याद रखिए। कॉपी में कुछ क्वेश्चन के दिमाग में बिल्कुल, जैसे आज भी मेरे को याद है, मेरे को जब मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा था, अशोक का हृदय परिवर्तन का क्या कारण था, सोशल का एक क्वेश्चन था। अच्छा खासा 6 क्लास में होते हो तो आपको जब एक पेज का क्वेश्चन आता है लिखने के लिए, कॉपी में जब एक पेज का रहता है तो बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन मान लिया जाता है। बच्चों के हिसाब से वो याद करने में बहुत दिक्कत जा रही होती है।
तो मुझे आज भी याद है कि वो उसकी लेंथ जो है वो इतनी थी। उसका मोटिव याद है मेरे को आज भी कि अशोक का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ था। कलिंग युद्ध के बाद जो है उसने बहुत ज्यादा भीषण नरसंहार देखा था, बहुत सारे लोग मारे गए थे, उसके कारण से उसका हृदय परिवर्तन हो। क्यों मुझे वही क्वेश्चन याद है, बाकी 6 या 7 क्लास के सोशल साइंस का और कुछ याद नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको थोड़ा सा मेमोराइज किया था, उसको थोड़ा सा उस क्वेश्चन से मैं जुड़ गया था कि यार इतना बड़ा सम्राट और युद्ध लड़ने के बाद बोल देता है कि मैं अब युद्ध नहीं लड़ूंगा कभी भी। तो हृदय परिवर्तन उसका एक मेन कारण था। तो उससे क्या हुआ, मेरा जुड़ाव हो गया। जब आप उससे जुड़ाव रखने लगोगे ना, तो वो इमेज, आपके क्वेश्चन की इमेज या फिर उस पोर्शन की इमेज, बुक की हो चाहे कॉपी, कॉपी की कम होगी मैं बता रहा हूँ, बुक की ज्यादा होगी, बुक की वो इमेज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। और दिमाग में बैठ जाएगी ना, तो वो बार बार आपके दिमाग को फोर्स करेगी कि यार उस बारे में सोच, उस बारे में सोच, उस इमेज से जुड़ा हुआ क्या था। फिर उसके बाद आपके मन से जो है वो आप उसके बारे में सोचने लगोगे, और जब सोचोगे तो फिर आएंगे डाउट उस क्वेश्चन के बारे में, यार ऐसा था तो ऐसा क्यों नहीं हुआ ऐसा। और यकीन मानो ये बच्चों के साथ होता है ना। आप में से भी कई कई बच्चों के साथ ऐसा ऑलरेडी हो रहा होगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है किस फील्ड के साथ हो रहा है और इसका यूज कैसे करना है। इसीलिए जो बच्चे ऑलरेडी जिनके साथ ऐसा हो रहा है, इमेज बन जाती है दिमाग में, फिर उसके बाद क्वेश्चन आते हैं और उसके बाद आप उसको याद करने की कोशिश करते हो, तो बहुत अच्छी बात है। और जिन बच्चों के साथ नहीं हो रहा है तो उसको करने की कोशिश करें। कोई इमेज देख लिया आपने, कोई फोटो देख ली बुक में, तो उसके बारे में अपने मर्जी से नहीं पढ़ा आपने, आपने कुछ नहीं पढ़ा उसके बारे में, आपने केवल इमेज देखी, उसके बारे में सोचो यार बुक में ये इमेज आई है तो इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है, ये इमेज आई है तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं, अगर ऐसा है तो क्यों है। तो वो 5W का कॉन्सेप्ट फिर यहाँ पर आ जाता है। 5W का कॉन्सेप्ट का ही बताऊंगा मैं आपको, जो कि आपसे किसी भी टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। वैसे इतना बड़ा कॉन्सेप्ट भी नहीं है, अभी बता सकता हूँ मैं। 5W का कॉन्सेप्ट है, अगर हिंदी में बात करें उसको, तो क्यों, कहाँ, कैसे, कब और किस लिए, है ना। ये 5 क्वेश्चन आपको हर टॉपिक के बारे में आना चाहिए। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो यदि, तो उसके बारे में 5 क्वेश्चन पूछो, क्या, कब, क्यों, कहाँ, किसने, क्या मतलब कैसे किया। मतलब उस क्वेश्चन, इस किसी टॉपिक के बारे में जब आप पढ़ते हो, ये 5 बातों के बारे में सोचते हो। जैसे मान लो उदाहरण के लिए आपने जो है वो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा कि झांसी की रानी ने उस टाइम लड़ाई करी थी, तो आपके दिमाग में आना चाहिए क्यों करी लड़ाई, भारत के नागरिकों ने क्यों लड़ाई करी। फिर उसके बाद किसकी लीडरशिप में करी, कहाँ से शुरू हुई, कहीं ना कहीं से तो लड़ाई शुरू हुई होगी, कहाँ से शुरू हुई होगी, है ना। यदि आप भगत सिंह के बारे में पढ़ रहे हो तो भगत सिंह कौन थे, भगत सिंह काय के लिए फेमस है, कहाँ इनका जन्म कहाँ हुआ था, इन्होंने ऐसा किया क्या था जो इतने ज्यादा फेमस है। ये सारे क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो किसी टॉपिक के बारे में आपको पूरा नॉलेज देते हैं। जब आपको पूरा नॉलेज हो जाता है ना उस चीज का, फिर आपके दिमाग में माइंड मैप बन जाता है। साइंस की बात करूं यदि, तो अगर मैं आपसे बात करूं ठोस, द्रव, गैस, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए ठोस और द्रव और गैस में मेन अंतर क्या है। यदि मेरे सामने 3 चीजें रखी हैं, क्यों मैं इसको ठोस बोल रहा हूँ, क्यों मैं अपने बॉटल में भरे पानी को द्रव बोल रहा हूँ, क्यों मैं आसपास ऑक्सीजन को गैस बोल रहा हूँ, गैस को द्रव क्यों नहीं बोल रहा हूँ मैं। इससे जुड़े हुए जब क्वेश्चन आएंगे ना, तो जब आप क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको फिर अंतर को देखने की कोशिश करोगे, तो आप देखोगे कि 5 पॉइंट के आधार पर ठोस, द्रव, गैस में अंतर होता है कि इनका आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, कि इनका संपीड़न की अवस्था क्या है, विसरण कैसा क्या होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आएंगे विसरण क्या है। धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ते आएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते आएंगे उनके आंसर ढूंढो, आंसर ढूंढते आओगे, वो आपका ठोस, द्रव, गैस का जो इतना बड़ा अंतर है वो आपके माइंड मैप में बिल्कुल पूरी तरह से फिक्स हो जाएगा। एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम लो। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, स्कूलों में क्या होता है, देखो स्कूल की अपनी एक सीमा है। स्कूल में क्या होता है, मैम ने आपको 5 क्वेश्चन याद करने के लिए दिए। अब उन 5 क्वेश्चन में से सभी बच्चों को बोल दिया याद करना है, सब बच्चों को याद करना है, सब बच्चे रटने के लिए लगे हुए हैं, सब बच्चे जो है वो 5 क्वेश्चन रट रहे हैं, लगातार रट रहे हैं। अब जब स्कूल आएंगे तो क्या होगा, अब टीचर को जो है वो उसी 40 मिनट में 50 बच्चों को निपटाना है, 50 बच्चों को क्वेश्चन आंसर पूछना है। तो वो क्या करेगा, शुरुआत करेगा किसी से भी, किसी रैंडम बच्चे को खड़ा कर देगा या फिर एक लाइन से पूछना चालू करेगा और सबसे पूछते हुए चला जाएगा। उसका नुकसान ये होगा कि एक बच्चा, जो बच्चा हर एक बच्चे की कैपेसिटी अलग अलग होती है, सब बच्चे अपने अपने तरीके से याद कर सकते हैं, अपने अपनी मात्रा में याद कर सकते हैं। एक बच्चा की हो सकता है वो 5 क्वेश्चन याद कर पाए, लेकिन दूसरा बच्चा नहीं कर पाएगा, तो उस बच्चे को सजा मिलेगी, या तो उसको 2 डंडे पड़ेंगे या फिर 2-3 बार करेगा तो डायरी में नोट लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ये करना है, देखो टीचर की अपनी मजबूरी है, टीचर को 50 बच्चों को एक साथ झेलना है, ज्यादा टाइम नहीं दे सकता वो। लेकिन ये आपको सोचना है कि मेरे को अगर 5 क्वेश्चन याद नहीं हो रहे हैं ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मेरे को 2 क्वेश्चन याद हो रहे हैं ना,
मैं बिल्कुल 2 क्वेश्चन करूंगा, मैं 5 क्वेश्चन नहीं करूंगा। मैम से बोलूंगा मैम मेरे को 2 क्वेश्चन ही याद हुए, मैम डंडे मारेंगी या फिर कुछ सुनाएंगी, ठीक है सुना लेना, लेकिन मैंने अपनी ईमानदारी से अपने अपने आप से मैंने केवल 2 क्वेश्चन अच्छे से याद किए। क्योंकि हर एक बच्चा अलग अलग क्वालिटी का होता है, किसी बच्चे को तुरंत वो चीजें याद हो जाती है, किसी किसी को धीरे धीरे याद होती है, वो उसको बोलते हैं स्लो लर्नर्स। सभी फास्ट लर्नर्स नहीं होते हैं, लर्नर्स मतलब कि सीखने वाला, है ना। स्लो लर्नर्स भी होते हैं, और मैं एक प्रकार का स्लो लर्नर हूँ। मैं बता दूं अपने आप को, मैं खुद जो है वो स्लो लर्नर हूँ। तो मैं कभी भी बच्चे को फोर्स नहीं करता हूँ कि आप इतनी ज्यादा क्वांटिटी में याद करो, इतना ज्यादा याद करो। मैं उतना ही वर्क देता हूँ जितना सारे बच्चे कर सकें, है ना। लेकिन उसमें अब मेरा साथ उल्टा है, मैं स्लो लर्नर्स को ध्यान रखता हूँ, क्योंकि मैं खुद स्लो लर्नर हूँ, तो मैं स्लो लर्नर को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन देता हूँ। यहाँ पर अब फास्ट लर्नर्स की जिम्मेदारी बढ़ सकती है कि जितना मैंने होमवर्क दिया उससे ज्यादा होमवर्क अपने मर्जी से करे, है ना। तो मैं निम्नतम होमवर्क देता हूँ, कम से कम होमवर्क देता हूँ। आपका वो दायित्व बनता है कि आप जो है वो उसको ज्यादा से ज्यादा पे ले जाएं। तो फिर से मैं माइंड मैप के बारे में क्या बताऊं आपको, केवल आपको इतना करना है कि आपको सबसे पहले बुक पढ़ना है, कोई इमेज बना लेना है, उसके बारे में सोचना है, और जो मैंने आपको जानकारी दी उस टॉपिक के बारे में, वो जानकारी बहुत हद तक काम आती है माइंड मैप बनाने के लिए। एक बार आपके दिमाग में कौन सा अच्छा ये चीज ये है, जब इसका आंसर मिल जाता है ना कि अपन प्रैक्टिकल लाइफ में इस चीज को ऐसे यूज कर रहे हैं, तब आप वो चीज जब रटोगे तो आपको जो मैंने सिखाया है वो दिमाग में रटते हुए रटना पड़ेगा, और रटोगे तो वो चीज परफेक्टली वैसी की वैसी याद हो जाएगी और दिमाग में छप जाएगी। जब छप जाएगी तो वो एग्जाम हो, 6 महीने बाद हो, आपको 6 महीने बाद बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपने अभी पढ़ा और 6 महीने बाद पढ़ रहे हो, तो जाहिर सी बात है दिमाग की एक लिमिट है, वो 6 महीने बाद क्लियर हो जाए। लेकिन उसके बाद भी यदि आप एक बार वो चीज देख लोगे ना, आपके दिमाग में जो मेरा समझाया हुआ था वो तुरंत माइंड में क्लिक करेगा, और वो चीज फिर से रिवाइज हो जाएगी आपकी, तुरंत याद हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। जबकि आप जब रटते हो, केवल समझते नहीं हो, माइंड मैप आपका क्लियर नहीं होता है, माइंड मैप के कारण से क्या होता है, वो क्लियर नहीं होने के कारण से आपको जो है वो 6 महीने बाद फिर से उतनी मेहनत करना पड़ती है जितनी आपने 6 महीने पहले करी, तो आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। अच्छा, माइंड मैप, मैप मतलब क्या होता है, मैप मतलब होता है जो हमको रास्ता दिखा दे कि ये चीज यहाँ से यहाँ आती। इस कॉन्सेप्ट का जो मेरा मेन मकसद था वो ये था कि जब भी एग्जाम में टफ क्वेश्चन आता है, बोर्ड के एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, जब बोर्ड के एग्जाम में टफ क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आता है, यार ये चीज तो मैंने पढ़ी नहीं है, इसके अलावा, तो मैं क्या करता हूँ वहां पर माइंड मैप का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, वहां पर माइंड मैप का कॉन्सेप्ट ये आता है, यार ये जो है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया ऊष्मा से, चलो मान लो गति से रिलेटेड आया, तो उसमें मान लो आपने पढ़ा कि यार ये इतनी चाल से चल रहा है, चाल वेग, जो चैप्टर में आपने पढ़े थे ना, आपको मालूम है माइंड मैप में, उस चैप्टर में जो है मैंने, चलो मान लो अभी जो चैप्टर पढ़ा उसी को अपन ले लेते हैं। यदि मान लो आपने जो है वो फर्स्ट चैप्टर की बात करी, वहां पर जो है वो विसरण से जुड़ा हुआ कोई शब्द दिख गया आपको, और आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होगा यार ये विसरण से जुड़ा हुआ शब्द तो मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, कहीं क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का नहीं है, आपको हिंट मिल जाएगा उस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ, और फिर आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन से उस क्वेश्चन को पूरा पढ़ोगे, दूसरा हिंट आपको और उसी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और या फिर आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगा सकते हो। मेथड ऑफ एलिमिनेशन क्या बोलते हैं, अपन ने पूरे क्वेश्चन पढ़े, अपने पास ब्लूप्रिंट ऑलरेडी रहता है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। मेथड ऑफ एलिमिनेशन से अपन केवल, आपको बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जो परेशान करते हैं चैप्टर में, जो बिल्कुल ऐसी तरह होते हैं कि हमको बिल्कुल भी दिमाग में नहीं है। मेथड ऑफ एलिमिनेशन के कारण से आप बचे हुए जितने क्वेश्चन आपसे बन गए हैं उनके चैप्टर निकाल दो, ये इस चैप्टर से, ये इस चैप्टर से, ये इस चैप्टर से, अब ये वाला जो क्वेश्चन बचा हुआ है ये इस चैप्टर का है ना। आपके दिमाग तुरंत चलेगा कि यार ये वाला चैप्टर हो सकता है, तो आप क्या करोगे, उस टॉपिक से जुड़ा हुआ टॉपिक अपने दिमाग में खोजोगे, अपने दिमाग में माइंड में खोजोगे, यार इस चैप्टर का सीक्वेंस ऐसा था कि ठोस द्रव गैस के गुणों में अंतर पढ़ा था मैंने, फिर उसके बाद वाष्पीकरण पढ़ा था, फिर उसके बाद अगले चैप्टर में जो है वो मिश्रण पढ़ा था, मिश्रण, आपका दिमाग में तुरंत क्लिक होगा ना, वहां पर जैसे ही विसरण आएगा तो आपको समझ में आएगा यार विसरण जो है वो एक तरह से ऐसी चीज होती है जो कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में मिलने को बोलते हैं, तो हम बोलेंगे कि गैसों में विसरण सर्वाधिक होता है, यार कुछ कुछ याद आ गया, आप कुछ तो लिख के आओगे ना उस क्वेश्चन के बारे में। माइंड मैप यहाँ काम कर जाता है, माइंड मैप अपने दिमाग में आपको बुक में उस पेज पे ले जाना चाहता है जहां से वो जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा, तो आप अपने दिमाग में पूरी बुक छपी रहती है, तो आप बिल्कुल बुक में जो है वो, देखो जाहिर सी बात है, हम ऐसा तो नहीं है कि पूरी की पूरी बुक छपी हुई हो, लेकिन आप यकीन मानो जो बच्चे टॉप कर रहे हैं उनके दिमाग में छपी हुई है। और यदि मैं आज उन बच्चों से बोलूंगा जिन बच्चों ने 90% से अबव नंबर लाए हुए हैं, जिसने 98.5% लाए हैं, उससे अगर मैं बोलूंगा
त्रिशिका क्या है, तुमको ये वाला डायग्राम याद है? तो वो मुझे पेज नंबर तो नहीं बताएगी, जाहिर सी बात है पेज नंबर इंपॉर्टेंट भी नहीं, लेकिन वो मुझे 100% ये बता देगी कि बुक में से दोनों पेज में से ये डायग्राम इस पेज पर था उसकी बुक पे कि इस पेज पर था। वो 100% उस पेज उस डायग्राम की पोजीशन मुझको बता देगी। क्यों? क्योंकि वो बुक जो है वो माइंड में पूरी तरह से दिमाग में क्लियर है। क्वेश्चन आता है तो माइंड अपने आप उस पोर्शन पे ले जाता है उसको कि यार ये वाला डायग्राम बना हुआ था, इस डायग्राम के नीचे ऐसे ऐसे कुछ लिखे हुए थे, ऐसे ऐसे टॉपिक लिखे हुए थे। और माइंड मैप सबसे ज्यादा जो फायदा करता है वो ये करता है कि सबसे पहली बात आपको पूरे चैप्टर रट जाएंगे। चैप्टर मतलब चैप्टर के नाम रट जाएंगे, इस चैप्टर में ये पोर्शन आता है, जो कि नॉर्मली हम नहीं करते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, चैप्टर पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर रटना चालू कर दिया, बस रटे जा रहे हैं, वो कर रहे गलत गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमने इस चैप्टर में ये चीज पढ़ी, प्रैक्टिकल चीजें ये थी, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको रिलेट ही नहीं करते हम। है ना? तो माइंड मैप सबसे पहले तो आपको चैप्टर के बारे में बता देगा कि इस चैप्टर में इसके बारे में कम से कम आप इतना तो बता पाओगे कि पहला चैप्टर जो आपने पढ़ा था, तो आपने पढ़ा था पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, पदार्थ के कुछ गुणों के बारे में पढ़ा था आपने, कुछ प्रैक्टिकल करे थे आपने, बताया था कि पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, और आखिरी में पढ़ा था आपने वाष्पीकरण के, शीतलता कैसे होती है, मटके का पानी ठंडा कैसे होता है, कूलर का पानी, कूलर ठंडी हवा कैसे फेंकता है, हमको पसीना क्यों आता है, सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन पढ़ा। तो अपन को तुरंत दिमाग में क्वेश्चन आ जाएगा, यार फर्स्ट चैप्टर में हमने इतने सारे टॉपिक पढ़े हुए हैं, है ना? तो पहले चैप्टर के नाम पता चल जाएंगे आपको, फिर उसके बाद उसके अंदर के टॉपिक पता चल जाएंगे। अगर मैं रिवाइज करूं आपके फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक के नाम, तो आपने सबसे पहले पढ़ा था कि पदार्थ कणों से मिलकर बने हुए होते हैं, फिर उसके बाद उसके 3 गुण पढ़े थे कि उनके बीच दूरी निश्चित स्थान पाया जाता है, वो लगातार गति करते रहते हैं, उनके बीच आकर्षण बल पाया जाता है। तो जैसे ये शब्द जैसे जैसे याद आते आएंगे ना, आपको टॉपिक याद आते जाएंगे, और जैसे ही वो अंदर के टॉपिक और उनके सब टॉपिक जैसे जैसे याद आते जाएंगे, टॉपिक और सब टॉपिक किसको बोलते हैं? एक टॉपिक होता है, जैसे मान लीजिए पदार्थ की अवस्था एक टॉपिक है, उसके अंदर सब टॉपिक क्या है? ठोस, द्रव, गैस। ठोस के बारे में भी हम पढ़ते हैं, द्रव के बारे में पढ़ते हैं, गैस के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको सब टॉपिक बोलते हैं। टॉपिक के अंदर जो छोटा टॉपिक आता है उसको सब टॉपिक बोलते हैं। ये टॉपिक और सब टॉपिक क्लियर हो जाते हैं तो माइंड में पूरा के पूरा एक ट्री की तरह कंप्लीट हो जाता है, पूरा ट्री कंप्लीट हो जाता है। आपको जहां जिस ट्री की जो जो भी ब्रांच पर जाना है, आप बिल्कुल वहां जाकर उस ट्री की मदद ले सकते हो अपने क्वेश्चन को हल करने के लिए। आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी, है ना? तो वो कैसे होगी? वो आपको सबसे पहली बात, पहले ऐसा सोचना तो पड़ेगा कि मेरे दिमाग में इतनी कैपेसिटी है और मेरे से 2-3 साल पहले बच्चे ऑलरेडी कर रहे हैं ये चीज, मैं भी कर सकता हूँ, है ना? तो सबसे पहले तो अपने आप में बढ़ाओ कि बिल्कुल कर सकता हूँ मैं। साइंस की बुक ऐसे पढ़ूंगा कि मेरे को सब चीज रट जाएगी, सब चीज पता होगी एक के बारे में, है ना? तो उसके लिए आप जो है वो अभी से तैयारी कर लो, और ये माइंड मैप जो है वो 10th क्लास में आपको बहुत हद तक काम आने वाला है। बिना इसके आप 10th क्लास में अच्छे परसेंटेज नहीं ला पाओगे, और आपके प्रीवियस ईयर बच्चे लाए हैं इसी की मदद से, है ना? तो साइंस में तो ये बहुत मदद करने वाला है आपकी। तो ये था माइंड मैप का कॉन्सेप्ट, जो कि मेरा खुद का बनाया हुआ एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और वो बताना मैं हर क्लास में कम जरूरी समझता हूँ। मैंने बाल आज धोए हैं तो वो गड़बड़ हो रहे हैं, बालों पे ध्यान नहीं दो। मेरे पूरी बॉडी पे ध्यान मत दिया करो, मेरी बातों पे ध्यान दिया करो। मेरी बॉडी पूरी हद तक बहुत ज्यादा खराब है, उस पर बिल्कुल भी फोकस मत करा करो। वो चीज एक बात बताओ, कोई टीचर आपको पढ़ाने आ रहा है तो वो क्या काला गोरा या फिर हट्टा कट्टा होने पर अच्छा पढ़ाएगा क्या? ऐसा जरूरी है क्या गोरा टीचर अच्छा पढ़ाएगा, काला टीचर बेकार पढ़ाएगा? तो टीचर की क्वालिटी पे, कपड़ों पे ध्यान मत दिया करो, बालों पे ध्यान मत दिया करो, शक्ल पे ध्यान मत दिया करो, बातों पे ध्यान दिया करो, है ना? और सबसे बड़ी बात, उन बातों पे अप्लाई करा करो। उन बातों पे अप्लाई करोगे तब आपको टीचर की वैल्यू समझ में आएगी कि टीचर अच्छा है कि नहीं, है ना? कुछ तो अपना पूर्व एक्सपीरियंस होता है कि हम पहले से जो हमारा एक्सपीरियंस रहता है टीचर के साथ, वो आपको टीचर की बात मानने के लिए फोर्स करता है कुछ हद तक, है ना? और कुछ हद तक जो है वो आपको उसकी बातों पे अप्लाई कर कर जो है वो एक अच्छे टीचर की पहचान क्या होती है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप कोचिंग कल्चर में आने वाले हो बहुत जल्दी। 9th क्लास में तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा आपको कोई भी आप कोचिंग करो। आपका स्कूल में सफिशिएंट पढ़ाया जाता है, कोचिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है 9th क्लास में। 10th क्लास में अगर कल्चर आएगा, 10th से 11th 12th में तो करनी पड़ेगी। 10th में कई बच्चे नहीं करेंगे, बहुत अच्छी बात है। उन बच्चों को मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ जो बच्चे कोचिंग नहीं करते हैं, और मैं बहुत हद तक मदद भी करता हूँ। लेकिन कुछ बच्चे ज्वाइन कर लेंगे 10th में और 11th 12th में। तो कोचिंग का सबसे अच्छा टेक्निक ये है कि यदि आप टीचर, मैंने ये टेक्निक समझिए, कोचिंग के टीचर को अच्छा या बुरा कैसे जानो। जब हम कोचिंग जाते हैं ना, स्टार्टिंग में 5-6 दिन डेमो क्लास रहती है। डेमो क्लास रहती है मतलब आपको कोई फीस नहीं देना है, आपको जो है वो 5-6 दिन पढ़ के देखना है, अगर अच्छा लगे तो। इस दौरान क्या होता है, एक टीचर के नजरिए से देखो, मैं अगर पढ़ाना चाहूंगा
और मैं चाहूंगा कि ये बच्चा मेरे पास कोचिंग पढ़े, तो मैं उन 5 दिनों में वो टॉपिक पढ़ाऊंगा जो मेरा सबसे स्ट्रांग है। जैसे मान लो यदि 10वीं क्लास में मेरा प्रकाश वाला पोर्शन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो मैं शुरुआत करूंगा अपने 20 चैप्टर से, जो कि मैं करता हूँ, हमेशा ही करता हूँ 10वीं क्लास में। मैं शुरुआत करूंगा 20 चैप्टर से, मैं 10 चैप्टर से शुरुआत करता हूँ 10वीं क्लास की, है ना? क्यों? क्योंकि मेरा वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन है, फिजिक्स वाला जो पोर्शन है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन है, इसलिए मैं वो पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, जब आप स्टार्टिंग के 5 दिन आओगे और मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन जब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है आपको मजा आने वाला है, बिल्कुल मजा आने वाला है। आप सोचोगे यार बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार पढ़ाते हैं भैया, तो आपके दिमाग में क्या जाएगा 5 दिन में, अरे नहीं टीचर अच्छा है, मैं तो इनके पास कोचिंग पढ़ूंगा, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो। लेकिन जैसे ही वो पोर्शन, उसका स्ट्रॉन्ग पोर्शन खत्म होता है, वो स्ट्रॉन्ग पोर्शन खत्म होने के बाद जब वीक पोर्शन आता है, तब वहां पर मामला गड़बड़ हो जाता है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे? वो पता चलेगा जब आप टीचर से डाउट पूछोगे, और डाउट थोड़ा सा हटके होगा, बुक से नहीं होगा, उस पोर्शन से नहीं होगा, जिस जो पोर्शन वो पढ़ा रहा है उस पोर्शन से दूसरा हटके, और जनरल नॉलेज से जुड़ा हुआ डाउट होगा, है ना? बुक का डाउट नहीं होगा, जनरल नॉलेज से जुड़ा हुआ। जैसे मान लो या कि 10th क्लास में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सर ये H2SO4 अलग अलग क्वालिटी के आते हैं क्या, अलग अलग? क्योंकि मैंने नेट ऐसा बहाने से, तो मैंने नेट पर देखा था कि H2SO4 जो है वो एक इतने रुपए का था 1 लीटर, और एक इतने रुपए का था। तो ऐसा भी होता है कि अलग अलग क्वालिटी के रहते हैं क्या H2SO4? वहां आप टीचर का जनरल नॉलेज टेस्ट कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल समझता हूँ, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एज ए स्टूडेंट आपको टीचर का टेस्ट लेना आना चाहिए। वो टेस्ट ऐसा होना चाहिए कि टीचर को उसकी कमजोरी आपको टीचर को ऐसा एहसास ना हो कि आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो, है ना? कभी भी ऐसा एक बात मेरी ध्यान रखना, मैं हर बार बच्चों से बोलता हूँ, आपसे भी बोल रहा हूँ, कभी भी, कई बार हम हमारे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है जब मैं पढ़ता था, हमें पता होता है कि टीचर की यहाँ पर थोड़ी सी कम नॉलेज कम है, या फिर टीचर को थोड़ा सा कम पता है, हमें बिल्कुल पता होता है, एक होशियार बच्चे को बिल्कुल पता होता है कि टीचर यहाँ पर इस पोर्शन को अच्छे से नहीं समझा पा रहा है, या फिर इस चीज को नहीं बता पा रहा है, या फिर इन्हें इस बात का नॉलेज नहीं। कई बार ऐसा होता है यार, टीचर भी इंसान ही है, भगवान तो है ना। कई बार ऐसी छोटी छोटी चीजें आ जाती है कि टीचर को नहीं पता होता, या फिर पता होता है तो उसका कॉन्सेप्ट गलत होता है, वो गलत चीज बता रहा होता है, कई बार ऐसा होता है ना? लेकिन वहां पर हमारी जिम्मेदारी बनती है एज ए स्टूडेंट, हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि है उसको तो कुछ नहीं आता। एक बात को लेकर आप टीचर को जो है वो गलत साबित नहीं कर सकते, क्योंकि हम सभी इंसान हैं, हमारे कहीं ना कहीं ब्लंडर्स रह ही जाते हैं, कमियां रह ही जाती हैं। कभी भी टीचर की बुराई मत करना, कभी भी किसी भी टीचर, मेरे से तो मत करना, है ना? हाँ, कोई प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, लेकिन टीचर की बुराई मत करना, और कभी भी टीचर को अपने से कम नॉलेज वाला मत समझना। आपको अंदर पता है ना कि शायद मेरे को, शायद सर को, सर या मैम को जो है वो इस पोर्शन पे नहीं, या फिर भैया को इस पोर्शन पे नहीं पता है, मेरे को पता है ना, ठीक है, मैं अपने तक रखूंगा उसको, मैं अपने तक रखूंगा, और कभी भी टीचर के सामने ऐसा नहीं बोलूंगा है तुमको तो पता ही नहीं। अगर जिस दिन आपने ऐसा सोच लिया कि टीचर को आपसे कम पता है, उस दिन आप पीछे हो जाओगे, उस दिन आपका परसेंटेज डाउन होना शुरू हो जाएगा। प्रैक्टिकल है, मेरे साथ, मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, कई बच्चों के साथ देखा है। यकीन मानो, मैं लगभग 3 साल ऑफिशियली और 2 साल अनऑफिशियली, लगभग मैंने जो इरम प्रियांशी वाला बैच था उसको पढ़ाया था, इरम प्रियांशी वाले बैच को 10th क्लास में पढ़ाया था, उसके बाद सोनम वाले बैच को भी थोड़ा सा पढ़ाया था, ज्यादा नहीं पढ़ाया, थोड़ा बहुत ही पढ़ाया था, 10th के टफ पोर्शन पढ़ाए थे। लेकिन उसके बाद जो है 3 क्लास से लगातार पढ़ा रहा हूँ मैं, और मेरे सामने से ऐसे हर तरह के बच्चे गुजरे हुए हैं, और मैंने सभी बच्चों को देखा हुआ है। जो बच्चे अपने आप को होशियार समझते हैं, उनकी होशियारी निकल जाती है। टीचिंग लाइफ में आपको अगर परसेंटेज चाहिए, तो एक बात ध्यान रखना मेरी, आपको चाहिए पड़ेगा डेवोशन। डेवोशन को हिंदी में बोलते हैं भक्ति, है ना? आपको वो भक्ति चाहिए पड़ेगी। भक्त क्या करता है? भक्त बिना कोई संकोच के जो है वो विश्वास करता है जो उसको पढ़ाया पढ़ाया जाता है। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी डाउट आ जाएगा ना जो पढ़ा रहा है उसके प्रति, आप कंप्लीट डिवोशन नहीं दिखा पाओगे। डिवोशन जैसे ही कम हो जाएगा, आपके परसेंटेज कम हो जाएगा, यकीन मानो, भरोसा करो मुझ पर इस बात को लेकर, है ना? लेकिन मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि आप डिवोशन भक्ति करो जरूर, लेकिन उसमें अंधभक्ति मत करो। आप बिना उसके, आपको दिमाग में क्वेश्चन आते रहना चाहिए, टीचर की टेस्टिंग चलते रहना चाहिए बाकायदा, लेकिन उस टेस्टिंग में ऐसा नहीं होना आना चाहिए कि जो है वो हमको ज्यादा पता है टीचर, ऐसा कभी भी घमंडी स्वभाव जिसको बोलते हैं ना, वो नहीं आना चाहिए दिमाग में, है ना? वो आपको फायदा करेगा इस चीज का, आप यकीन मानो, जब 12th पास हो जाओगे आप, तो मेरी इस बात का आप बिल्कुल सपोर्ट करोगे कि कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? उनमें से कुछ बच्चे आपके हो सकता है इसमें से करेंगे, आपकी क्लास में भी होंगे, बिल्कुल हर क्लास में होते हैं। उन बच्चों को रिजल्ट उनकी सही वैल्यू दिखा देता है कि वो कहाँ गलत है ना? तो आप इस बात पर विश्वास करो, मेरी बात को मानो, ऐसा होता है।
ऐसा वाकई होता है। ठीक है, तो आधा पोर्शन आपका यहीं पर खत्म हुआ। किसी को कुछ पूछना हो, इसमें कुछ डाउट हो माइंड मैप के बारे में तो पूछ सकता है।